My dear students, now we will discuss about the scope of financial management. अब हम वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र की चर्चा करेंगे। वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र की व्याख्या वित्तीय प्रबंध के कार्यों के आधार पर की जा सकती है। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय द फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजर्स। वित्तीय प्रबंध एक अलग विषय के रूप में लगभग 1920 के आसपास अस्तित्व में आया। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट as a separate subject of study was evolved during 1920, around 1920, and since then, तब से लेकर अभी तक के समय के अध्ययन काल को इसके पूरे कार्य क्षेत्र को दो दृष्टिकोण से या दो भागों में विश्लेषित किया जा सकता है या विश्लेषित किया गया है। पहला जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, समय अवधि है, वो 1920 से लेकर के 1950 तक के समय की अवधि है। द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 1920 to 1950। इस समय अवधि में इस विषय को कॉरपोरेशन फाइनेंस अथवा बिजनेस फाइनेंस के रूप में जाना जाता था। द सब्जेक्ट वाज नोन एज ए कॉरपोरेशन फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज एंड दिस फेज वाज आल्सो नोन एज द ट्रेडिशनल फेज और ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यह पहला जो फेज है उसे हम ट्रेडिशनल फेज के नाम से अथवा परंपरावादी फेज के नाम से जानते हैं। इस अवधि में वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य सीमित था और एक तरह से जब भी कंपनी के लिए कोष की पूंजी की आवश्यकता होती थी, आवश्यकता के अनुसार कंपनी के लिए कोष की व्यवस्था करना और कुछ अन्य आवश्यक कार्य करना ही इसमें शामिल थे। जैसे सबसे पहले कंपनी को जब भी विशेष स्थिति में किसी विशेष कारण से कैपिटल की आवश्यकता होती थी, जैसे मर्जर के समय में या कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग के समय में या इसी प्रकार से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो उनके लिए फाइनेंस की या कैपिटल की व्यवस्था करना, यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य कार्य था। द मेन फंक्शंस ड्यूरिंग ट्रेडिशनल अप्रोच परफॉर्म बाय द फाइनेंस मैनेजर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। नंबर 1, procurement of funds from the financial institutions. Number 2, raising of funds from the capital market through issue of shares and debentures. 3, the preparation and preservation of financial statements. And number 4, to look after the accounting and legal relationship between the business enterprise and the suppliers of the fund. इस तरह से ये प्रमुख कार्य थे जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते थे, फाइनेंशियल मैनेजर्स के द्वारा किए जाते थे। इस अवधि में ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो वित्तीय आवश्यकता या जो इश्यूज थे उनको ध्यान में इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। इसी प्रकार से कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को भी ध्यान में नहीं रखा गया। अतः ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप नैरो माना जाता है, डिस्क्रिप्टिव माना जाता है और यह कभी कभी किए जाने वाले कार्य के रूप में
बेस्ड ऑन द इवेंट्स या घटना आधारित जो है कार्य के रूप में, एपिसोडिक कार्य के रूप में इसको माना गया और इन कार्यों को ही इसके कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया। द सेकेंड फेज ऑफ स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 1950 टू टिल डेट एज इट। दूसरा जो फेज है वो 1950 से लेकर के आज तक के समय की अवधि है। ड्यूरिंग दिस फेज इज नोन एज द मॉडर्न फेज और मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस समय की अवधि में इसे हम आधुनिक काल या आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। एंड द सब्जेक्ट इज नोन एज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इस समय वर्तमान समय में आधुनिक काल में इस विषय को वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में परिभाषित किया गया, माना गया। 1950 के पश्चात जो उत्पन्न परिस्थितियां थीं, चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वार कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में नई चुनौतियां सामने आईं और औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों का आकार प्रकार एवं उनके कार्य की स्वभाव में कुछ फंडामेंटल चेंजेज आए और नई तकनीकियों का विकास हुआ और उनको भी एक प्रयोग में लागू किया गया या लाया गया 1950 के पश्चात। इसीलिए वित्तीय प्रबंध जो है के कार्य में एक व्यापक परिवर्तन हुआ और इसका क्षेत्र भी व्यापक हुआ, क्योंकि जो कार्य ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत किए जाते थे उन कार्यों के अलावे अब मुख्य एम्फेसिस जो है वो एलोकेशन ऑफ फंड्स पर आया। मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मुख्य कार्य बढ़ गया, परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो कार्य किए जाते थे उनके अलावे फंड का एलोकेशन कैसे किया जाए, चूँकि स्केयर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सही उपयोग हो सके, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, एलोकेशन हो सके और उनका अनुकूलतम उपयोग हो सके, उनको ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइज किया जा सके, ताकि कंपनी के जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह ज़रूरी समझा गया कि फंड कंपनी के पास जो पूंजी है या जो फंड है उसका विभिन्न जो संपत्तियों में बंटवारा है, एलोकेशन है, उसमें उनको वितरण करते समय पूरी सावधानी रखी जाए और उनका पूर्ण विश्लेषण करके, उनके रिस्क और बेनिफिट्स का पूर्ण विश्लेषण करके ठोस नीतियों के आधार पर और ठोस जो मेथड्स हैं उनके आधार पर उनका मूल्यांकन करके और उनका चुनाव करके ही उनको उनके लिए फंड वितरित किया जाए। इसी के साथ फंड के एलोकेशन के बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ अथवा नहीं हुआ, यह जो है इसको देखने के लिए भी मॉनिटरिंग ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसको भी मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत एक प्रमुख कार्य के रूप में माना गया। इस प्रकार से जहां ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य क्षेत्र सीमित था और एक तरह से कभी कभी एडहॉक तौर पर किए जाने वाले के रूप में माना जाता था, वहीं पर मॉडर्न फेज में मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य क्षेत्र व्यापक हुआ, वाइडर हुआ और यह कार्य एक नियमित, रेगुलर, सतत चलने वाले कार्य, रेगुलर ऑनगोइंग एक्टिविटी के रूप में और विश्लेषणात्मक कार्य के रूप में, एनालिटिकल फंक्शन के रूप में परफॉर्म किया जाने लगा। और अब जो है वर्तमान समय में यह फाइनेंशियल मैनेजर्स, फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ का दायित्व बनता है कि वह इन्वेस्टर्स, जो कि कंपनी का आज के समय में
मूल लक्ष्य है, मौलिक लक्ष्य है कि इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अधिकतम किया जाए, उनके उनका जो विनियोजन है, उनके द्वारा किया गया विनियोग है कंपनी में, उसको अधिक से अधिक किया जाए, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसके लिए सतत रूप से जो है वो मॉनिटरिंग आवश्यक है कि किस तरह से फंड का उपयोग हो रहा है। और इस कार्य के लिए कंपनी मुख्य रूप से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो अभी आधुनिक समय में मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है, टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ, यानी जो स्वामी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके धन को अधिकतम करने का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए कंपनी 3 प्रकार के निर्णय लेती है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजंस और तीसरा है डिविडेंड डिसीजंस। इस प्रकार से कंपनी ये 3 प्रकार के निर्णय लेकर के और इन्वेस्टर्स के धन को, उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को या फर्म के वैल्यू को हम कह सकते हैं अधिकतम करने का लक्ष्य जो है पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं या प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार से मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्षेत्र एक व्यापक जो है क्षेत्र के रूप में माना जाता है और हम इस प्रकार ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र की व्याख्या कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पर दी या एज अंडर दी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच।